तमिलनाडु में डीएमके एक बार फिर से सत्ता में आ रहा है, ऐसा एग्जिट पोल बता रहा है। स्टालिन वापस से मुख्यमंत्री बन सकते हैं और जो बहुमत का आंकड़ा है वो 118 है। कुल सीटें 234 है तमिलनाडु में। तो अब पूरा सूरत हाल क्या है, किस एजेंसी ने क्या कहा और कितनी सीटें वो डीएमके के गठबंधन और एआईएडीएमके के गठबंधन, इसमें बीजेपी भी है और टीवीके जो कि एक नई नवेली पार्टी है, जो कि थालापति विजय की पार्टी है, जो एक सुपरस्टार है तमिल सिनेमा में। उन्होंने भी अपना पदार्पण किया इस बार और पूरा सूरत हाल क्या बताया जा रहा है एग्जिट पोल में, वो बताने के लिए हमारे साथी विनय सुल्तान है मौजूद और वो अब इसका आरंभ करेंगे। विनय, जरा आप देखें कि थोड़ा आप एजेंसी वाइज अगर हम बताएं तो सबसे पहले हम चलते हैं मैट्रिक्स के सर्वे की तरफ, जहां पे 122 से 132 सीटें जो है वो डीएमके प्लस मतलब डीएमके अलायंस को दी जा रही हैं और 87 से 110 सीटें दी जा रही हैं एआईडीएमके प्लस अलायंस को और 10 से 12 सीटें टीवीके को दी जा रही हैं, जो विजय थालापति की पार्टी है। और जेवीसी टाइम्स नाउ 75 से 95 सीट दे रहा है डीएमके प्लस को, 128 से 147 सीट दे रहा है एआईएडीएमके को और 8 से 15 सीट दे रहा है विजय थालापति की पार्टी टीवीके को। पी मार्क्स जो है वो 125 से 145 सीट दे रहा है डीएमके को, 65 से 85 सीट दे रहा है एआईएडीएमके को, जिसमें एआईडीएमके प्लस मतलब कि जिसमें बीजेपी भी शामिल है, एक तरीके से एनडीए गठबंधन है ये। और 16 से 26 सीटें जो है वो टीवीके को दी जा रही हैं। पीपल्स इनसाइड में 120 से 140 सीटें जो है वो डीएमके को दी जा रही हैं, 60 से 70 सीटें एआईएडीएमके को दी जा रही हैं, 30 से 40 सीट टीवीके को दी जा रही है। प्रजा पोल का कहना है कि 148 से 168 सीटें स्टालिन के खाते में जा सकती हैं, डीएमके अलायंस के खाते में जा सकती हैं। 61 से 81 सीटें जो है एआईडीएमके के खाते में जा सकती हैं, 1 से 9 सीटें टीवीके के खाते में जा सकती हैं। इस पूरे के पूरे एग्जिट पोल में सबसे दिलचस्प जो एग्जिट पोल आया है वो एक्सिस माई इंडिया का आया है, जिसमें 92 से 110 सीटें उनको डीएमके को दे रहे हैं, 22 से 32 सीटें एआईएडीएमके को दे रहे हैं और 98 से 120 सीटें वो टीवीके को दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो टीवीके को बढ़ा दे रहे हैं। 118 आपको बता दें कि बहुमत का आंकड़ा है और 120 सीटें तक वो जो हैं टीवीके को दे रहे हैं। कामाख्या एनालिटिक्स का मानना है कि 78 से 95 सीटें जो है डीएमके को जा रही हैं, 68 से 84 सीटें एआईडीएमके को जा रही हैं और 67 से 81 सीटें जो हैं वो टीवीके के खाते में जा रही हैं। वोट वाइब का मानना है 103 से 113 सीटें डीएमके के खाते में जा रही हैं, 114 से 124 सीटें एआईडीएमके के खाते में जा रही हैं और 4 से 10 सीट टीवीके के खाते में जा रही हैं। पीपल्स प्लस का मानना है 125 से 145 सीटें डीएमके को मिल रही हैं, 65 से 80 सीटें एआईडीएमके को मिल रही हैं, 18 से 24 सीटें टीवीके के खाते में जा रही हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं सूरज, तो एक मिक्स किस्म का ओपिनियन, काफी मिक्स है ओपिनियन जो आ रहा है। कुछ जगहों पे सरकार वोट वाइब की जो सर्वे है वो सरकार बनवा रहा है एआईडीएमके की, और इसके अलावा जेवीसी टाइम्स नाउ का भी जो सर्वे है वो भी एआईडीएमके की सरकार बनवा रहा है। और एक्सिस माई इंडिया जो है वो 98 से 120 सीट दे रहा है टीवीके को। तो तीनों पार्टियां फिलहाल जो है अपने अपने मन मुताबिक सर्वे जो है उसको उठा के अपने सरकार बनने का दावा कर सकती हैं तमिलनाडु में। तो ये फिलहाल स्थिति बन रही है, बनी हुई है। एक डीएमके की अगर बात करते हैं, स्टालिन की जो राजनीति रही पूरे इस बार, और एआईएडीएमके बहुत नजर में दिखी नहीं चुनाव में। अगर आप देखेंगे भी तो ईपीएस जो उनके सीएम के चेहरे बताए जा रहे थे वो उतना फ्रंट फुट पे खेले नहीं जितने स्टालिन खेले हैं। तो क्या आप ये मान रहे हैं कि जयललिता की पार्टी से जाने के बाद एआईएडीएमके में वो बिखराव हमको दिखाई दे रहा है? जयललिता, क्योंकि एमजीआर के जाने के बाद में, एमजी रामचंद्रन के जाने के बाद में जयललिता ने एक तरीके से उनकी पॉलिटिकल विरासत संभाल ली थी। जयललिता के जाने के बाद में हमने ये देखा कि वहां पे खाना जंगी शुरू हो गई थी, एक तरीके से गृह युद्ध शुरू हो गया था एआईडीएमके में, और जिसके बाद में एआईडीएमके उस शॉक से रिकवर करती हुई हमको नहीं दिखाई दे रही थी कि वो पूरी तरीके से मैदान में उस ताकत के साथ लड़े जिस ताकत के साथ में जयललिता के साथ में कभी एआईडीएमके होती थी। बीजेपी भी उतनी खासी दिखाई नहीं दी थी। बीजेपी का तमिलनाडु एक तरीके से सपना ही है। बीजेपी जब जब वहां पे रही है तो एआईडीएमके के साथ में गठबंधन के साथ ही रही है। उसके अलावा बीजेपी का कोई अस्तित्व अपना नहीं दिखाई दे रहा था। हालांकि उन्होंने कोशिश की थी कि कुछ अपनी लीडरशिप खड़ी कर लें, लेकिन वो भी प्रयोग जो है 2024 के इलेक्शन में हमको कामयाब होते हुए नहीं दिखाई दिया था। बावजूद इसके कि तमाम जो है किस्म की बातें की गई थी और इन तमाम किस्म की बातों के बावजूद कहा गया था कि बीजेपी संगठन नया खड़ा कर रही है। बीजेपी ने एक चेहरा भी देने की कोशिश की थी वहां पे, लेकिन उसके बावजूद वो वहां पे कोई सफलता उसको खास हासिल नहीं हुई थी। तो अच्छा, ये एक टीवीके का भी बहुत शानदार फैक्टर है, जो क्योंकि अगर आप देखोगे एक्सिस माई इंडिया जो 98 से 120 सीटें बता रही है, और अगर ऐसा होता है, मान के चलें, क्योंकि टीवीके एक अकेली ऐसी पार्टी है जिसने किसी भी बिना गठबंधन के वो इस बार मैदान में उतरी
और विजय थालापति जो एक बहुत ही शानदार चेहरे हैं, अब तो हमें लगता है कि नॉर्थ इंडिया में भी बहुत जाने माने चेहरे हैं, और वो आते हैं और टक्कर देते हैं डीएमके और एआईएडीएमके को, और एक्सिस माई इंडिया ये बता रही है कि उनकी सरकार बन जाती है। अगर ऐसा हुआ तो ये वाकई खुद में एक करिश्मा होगा कि जो काम, ये इतिहास का एक तरीके से खुद को दोहराना होगा सूरज, क्योंकि आपको मैं तमिलनाडु की सियासत के बारे में अपने दर्शकों को कुछ चीजें बता देता हूँ। तमिलनाडु की सियासत में एक विचारधारा का एक स्तंभ आप मान लीजिए, उसको मानिए कि आप रामास्वामी पेरियार की जो विचारधारा है, वो उस विचारधारा के इर्द गिर्द जो है कई सारी विचारधाराएं खड़ी होती हैं। पहली विचारधारा खड़ी होती है, वो विचारधारा द्रविड़ नाडु की विचारधारा है या द्रविड़ आइडेंटिटी की विचारधारा है। दूसरी तमिल नेशनलिज्म की विचारधारा है, जो कि बहुत अपने परवान चली लिट्टे के समय एक अच्छा खासा समर्थन लिट्टे का जो है भारतीय तमिलनाडु में भी रहा। और तीसरी विचारधारा वहां पे है के कामराज की विचारधारा, जो कि एक वेलफेयर स्टेट की, इंक्लूसिव स्टेट की बात कहते हैं। तो ये तीन विचारधारात्मक जो है पॉल हैं, जिसमें सबसे मजबूत हम ये मानते हैं कि पेरियार की जो विचारधारा है वो डोमिनेट करती है पूरी सोसाइटी, पूरी वहां की पॉलिटिकल कल्चर में। और आप ये समझिए कि तमिलनाडु में ये लगातार हमने देखा कि जस्टिस पार्टी जब बनी थी पेरियार के समय में, उसी का जो है उसी की विरासत संभालते हुए डीएमके हमको दिखती है चुनाव के बाद में। और फिर डीएमके में सबसे बड़े लीडर होते हैं करुणानिधि, और करुणानिधि से मनमुटाव के बाद में एमजीआर जो है अलग होते हैं और एआईएडीएमके बनाते हैं, ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कझगम। तो वो एक पार्टी एक नई बनती है, और वो पूरी तरीके से एक तरीके से आइडियोलॉजिकली वो डीएमके और वो एक ही लीग पर है। हाँ। लेकिन उसके बावजूद एक अलग पार्टी बनती है और एआईएडीएमके जो है वो सत्ता में आती है। और उसके बाद से जो, और क्योंकि करुणानिधि भी खुद स्क्रिप्ट राइटर हुआ करते थे तमिल सिनेमा में, तो एक तमिल सिनेमा का बहुत हावीपन रहा है पूरी राजनीति में तमिल। तो एमजी रामचंद्रन जो है वो तमिलनाडु की राजनीति के असली गेम चेंजर उनको माना जाता है। डीएमके में थे। 1972 में करुणानिधि से मतभेद के कारण अपनी पार्टी बनाई थी विधानसभा में। 1977 में पहली बार जब इमरजेंसी के बाद में जब चुनाव हो रहे थे, एंटी कांग्रेस जो चुनाव हो रहे थे, उस दौरान जो है वो सीएम बने थे। 1987 में उनकी मौत हो गई, तब तक वो 3 बार लगातार सीएम रह चुके थे। और उन्हें मक्कल थिलागम यानी लोगों का राजा कहा जाता था, और उनके नाम पर बहुत वोट मिले। उसके बाद में जयललिता ने उनकी विरासत संभाली, और 1982 में उन्होंने एआईएडीएमके ज्वाइन की थी। 1979 में 89 में वो पहली बार जो है विधानसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनी। एमजीआर की मौत के बाद में पार्टी बिखरी थी, जयललिता ने उस पार्टी को फिर से जोड़ा, इस तरीके से खड़ा किया। और विधानसभा में 1991 में पहली बार सीएम बनी। कई बार जेल गई, करप्शन के आरोप लगे, लेकिन हर बार शानदार बातचीत की। 2016 में सीएम रहते हुए उनका निधन हो गया, जिसके बाद में हमने ये देखा कि तमिलनाडु में एआईएडीएमके में फूट पड़ी। लेकिन और इसके अलावा कई उदाहरण हमारे पास में और हैं। विजयकांत जो हैं, जिनको कैप्टन कहा जाता है, वो एआईएडीएमके डीएमके से 2 पोल सिस्टम को उन्होंने पहली बार चुनौती दी थी। 2005 में अपनी पार्टी डीएमडीके बनाई थी, और 2011 में विधानसभा चुनाव में उन्होंने एआईएडीएमके के साथ में चुनाव मिलकर लड़ा था और लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने थे, और करुणानिधि की पार्टी से ज्यादा सीटें जीती थी। और उसके बाद में उनका वोट बैंक गिरता चला गया, और अभी वो जो है इनएक्टिव हैं। कमल हसन जो कि बहुत बड़े एक्टर रहे हैं साउथ के सिनेमा के, उन्होंने भी 2018 में मक्कल निधि मय्यम नाम की एक एमएनएम पार्टी बनाई थी। 2021 में विधानसभा चुनाव में खुद कोयम्बटूर साउथ से चुनाव लड़े थे और हार गए थे। उनकी पार्टी एक भी चुनाव सीट जीतने में कामयाब नहीं रही थी। 2025 में हालांकि वो राज्यसभा चले गए। डीएमके ने भेजा है राज्यसभा। हाँ, अब हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये पूरा का पूरा मामला क्या है और किस तरीके से चलता है। दरअसल साउथ की राजनीति में, खासतौर पे तमिलनाडु की राजनीति में, हमने आपको विचारधारात्मक स्तंभ बता दिए। अब इसके अलावा वहाँ की एक राजनीति की एक खास तासीर है साउथ में। पूरे साउथ में आपको ये तासीर दिखाई देगी, लेकिन तमिलनाडु और तेलंगाना में जो है आपको ये खास तौर पे दिखाई देगा कि एक जो सुपरस्टार्स हैं उनको पूजना, व्यक्ति पूजा जो है, नायक पूजा, मतलब हीरो वर्शिप जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, वो टेंडेंसी आपको जरूर दिखाई देगी। और ये जो आप ये समझिए कि एआईएडीएमके के बिखराव के दौरान एक वो राजनीतिक वैक्यूम है जिसको विजय थालापति भरने की कोशिश कर रहे हैं एमजीआर के स्टाइल में। और उन्होंने टीवी के और उनके जो पहल जो राजनीतिक तंतु जो हमको दिखाई देते हैं कि राजनीतिक उनकी एक तरीके से एम्बिशन है, उसके तंतु हमको 2009 में दिखाई देते हैं। तब उन्होंने अपने एक फैन क्लब को जो है इकट्ठा किया था और 85,000 का एक फैन क्लब बनाया था, जिसको कहा जाता है विजय मक्कल इयक्कम, मतलब विजय पीपल्स मूवमेंट है ना। और इसने तमाम किस्म के फिलैंथ्रोपिक जो है काम करने शुरू किए।
ये जनता की सेवा और ये समाज सेवा के काम जो है वो शुरू किए इसके तहत विजय ने। और फरवरी 2024 में उन्होंने फिर आधिकारिक तौर पे जो है पार्टी बनाई और उनको ये लग रहा था कि ये बहुत फर्टाइल ग्राउंड है, एआईडीएमके जो उस तरीके से डीएमके को टक्कर नहीं दे पा रही है, तो वैसी स्थिति में उन्होंने कहा कि शायद हमारे लिए जगह बन सकती है। तो जुलाई 2024 में उन्होंने पहला बड़ा मूवमेंट किया। उन्होंने कहा कि नीट की जो परीक्षा है, जो कि प्री मेडिकल एग्जामिनेशन माना जाता है मेडिकल के छात्रों के लिए, उसको हटाया जाए, क्योंकि उनका ये कहना था कि एजुकेशन जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट का जो है मसला है, उसमें राज्य और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। तो राज्य सरकार को ये जो परीक्षा है उसको खत्म कर देना चाहिए, कम से कम स्टेट में। तो यहाँ से उन्होंने बात करने की शुरू की थी। और 27 में सितंबर 2025 को करूर में उनकी एक रैली थी और वहां पे जो है उनकी रैली में भगदड़ हो गई थी, जिसमें 41 लोग मारे गए थे। इसके बाद में हालांकि सरकार के द्वारा उनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं हुई। उसके बाद में मद्रास हाईकोर्ट ने इंटरवीन किया और उनका एफआईआर में नाम लिखा गया। और फिलहाल जो है उस वक्त बहुत शीशा लेदर हुई थी, क्योंकि वो छोड़ के चले गए थे, उन्होंने कभी छोड़ के चले गए थे, करने की कोशिश नहीं की। तो उसके बाद से जो है लगातार ये कहा गया कि विजय थालापति जो है उनके बारे में कि ये एक नई पॉलिटिकल फोर्स बन सकते हैं। और हमको कई जगहों पे कुछ सर्वेज में ये दिखाई दे रहा है, खासतौर पर एक्सिस माई इंडिया में, विजय थालापति को एक बहुमत मिल सकता है। अब आपको एक बात और समझाने की कोशिश करूं सूरज, कि नई पार्टियां जब भी मैदान में उतरती हैं, जैसे जन सुराज का उदाहरण हमारे सामने है, तो उनके बारे में उनको कितना वोट शेयर मिलेगा, कितने उनको, ये आम आदमी पार्टी के साथ में भी था 2014 में जब उन्होंने पहला चुनाव लड़ा था, उसके बारे में ठीक ठाक प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता। कारण ये होता है, मतलब बहुत मुश्किल होता है ठीक ठीक प्रेडिक्शन करना। उसका कारण ये होता है कि बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारा वोट बैंक जो है वो इधर से उधर स्विच कर रहा होता है। और एग्जैक्ट जैसे आप ये समझिए कोई साबित पार्टी है, उसका एक वोट बैंक हम मानते हैं, मान लीजिए कि हर स्टेट में हम ये मान के चलते हैं कि कांग्रेस या बीजेपी का 20% का लगभग का एक कार्डर वोट है, एक ऐसा विचारधारात्मक वोट है जो उसको ही वोट देगा, चाहे कैंडिडेट कोई हो। बीजेपी के साथ में ये संख्या ज्यादा हो सकती है, लेकिन कांग्रेस का भी एक साइजेबल है, कम्युनिस्ट पार्टियों का भी एक साइजेबल कार्डर वोटिंग है या उनके कार्यकर्ताओं की वोटिंग है। तो वहां से फिर हम ये देखते हैं कि स्विच किधर हो रहा है वोट, तो वो एक कांस्टेंट हमको मिल जाता है। नई पार्टियों में, नई नवीली पार्टियों में हमको वो एक कांस्टेंट नहीं मिलता है, एक स्थायी संख्या हमको नहीं मिलती है और हमको ये पता नहीं चलता है कि उनको वोट कितना देना चाहिए। वो प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल होता है। तो विजय थालापति के लेके जो तमाम किस्म के रुझान है, कई जगह उनको 6 सीटें दी जा रही हैं, कई जगह उनको 120 सीटें दे दी जा रही हैं। तो ये अंतर जो है, ये अंतर हमको इसीलिए दिखाई दे रहा है। कुल मिला के दिलचस्प बात यह है कि तमिलनाडु में अगर स्टालिन वापसी करते हैं और मेजोरिटी के साथ में वापसी करते हैं, तो ये एक तरीके से ये एआईडीएमके या वहां पे विपक्ष के ना होने की वजह से है। और स्टालिन, क्योंकि वो भी तमिलनाडु के साथ में भी ये ऐसा रहा है कि लगभग सिंग स्टेट की स्थिति वहां पे रही है। जब तक जयललिता वहां पे रहती थी तो 5 साल सरकार करुणानिधि की रहती थी, 5 साल अल्टरनेट सरकार चल रही होती थी। और अब 2016 के बाद से अगर वापस से रिपीट करते हैं ये तीसरे चुनाव में एमके स्टालिन, तो ये बड़ी दिलचस्प और देखने वाली और ये दिखाएगा कि विपक्ष वहां पे खुद पे काम करने की बहुत आवश्यकता है। और बाकी रही बात जहां तक बीजेपी के अरमानों की है, तो बीजेपी इस बार भी कोई बड़ी फोर्स की तरह तमिलनाडु में हमको दिखाई नहीं दे रही। तो कर्नाटका से आगे जो साउथ का रास्ता जो है, साउथ के गेट जो है, वो एक तरीके से बीजेपी के लिए बंद होते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं। कर्नाटका और अभी फिलहाल आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में बीजेपी की कुछ प्रेजेंस दिखाई हमको देना शुरू हो गई है। तो ये सारी चीजें हैं जो तमिलनाडु एग्जिट पोल हमें बता रही है, और वो यही ठीक ठीक अनुमान अगर लगाएं तो तीनों पार्टी को किसी ने बहुमत दिया है। लेकिन अधिकांश की तरफ आप जाएंगे तो स्टालिन वापसी कर रहे हैं, डीएमके को स्पष्ट बहुमत जो है ज्यादातर सर्वेस दिखा रहे हैं। तो ये इस पूरे चुनाव के नतीजों पे हमारे नजर जो है लगातार बनी हुई है। हम आपको जो और भी इससे जुड़ी हुई खबरें आती हैं, कुछ और अपडेट आते हैं, तो हम आपको जरूर देंगे। और आप बने रहिए न्यूज़ पंच के साथ में। आपका ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।